नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों के ऊपर बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं साथियों। और प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं। और आदिकाल तो हिंदी साहित्य का पहला काल है, हमें सबको पता है। और इसमें चार प्रकार का साहित्य मिलता है साथियों। बौद्ध, नाथ, सिद्ध और जैन मुनियों की उपदेश मूलक रचनाएँ इसमें हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा इसमें साहित्य है, जिसमें चारण चरित काव्य अर्थात जिसे रासोवीर काव्य भी बोला जाता है साथियों। एक ही नाम है, चारण चरित काव्य अथवा रासोवीर काव्य। ठीक है, चारण का चरित काव्य, ये दोनों एक ही है साथियों। कभी भी आपको परीक्षा में इस नाम से भी प्रश्न आ सकता है कि चारण चरित काव्य क्या है साथियों। राजस्थान में जो शासक थे, उनके अधीन जो कवि थे, लेखक थे, वो अपने राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण किया करते थे अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो यही था चारण चरित काव्य। हम बात कर लें पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई की, तो वो भी एक चारण चरित कवि ही रहे हैं। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, वो भी इसी के दिन है। ठीक है साथियों, तो लौकिक रस से अनुप्राणित अन्य रचनाएं भी हैं। ठीक है, और अन्य बहुत सारी रचनाएं इसमें मिल जाती हैं, छोटी बड़ी। तो चलिए हम सीधा विशेषताओं पर चलते हैं। और आदिकाल के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, प्रश्नों पर आधारित, कि किस विद्वान ने इसको किस नाम से पुकारा है। और भी बहुत कुछ हमने डिटेल से भी समझाया हुआ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो आदिकाल की पहली प्रवृत्ति है, उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि कथ्यगत रचनाओं की अप्रमाणिकता। ठीक है, जो भी इसमें रचनाएं हुई हैं वो पूर्ण रूप से प्रमाणिक हैं या नहीं हैं, अभी तक भी इसमें संदेह है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या जा रहा है इसमें, कि आदिकाल के नाम से जिन रचनाओं का नाम लिया जाता है उनकी प्रामाणिकता विवादास्पद है। चार साहित्यिक पुस्तकें शुक्ल जी द्वारा मान्य हैं। उनके नाम है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये बिल्कुल प्रमाणिक साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये शुक्ल जी मानते हैं कि ये चारों ग्रंथ जो हैं प्रमाणिक हैं, मिल चुके हैं। किसने लिखे, कब लिखे, सब इसके बारे में जानकारी है। उसी तरह देश भाषा की 8 पुस्तकें खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक रस माफ़ करिएगा जयमयंक, जस चंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ठीक है, ये सारे ग्रंथ जो देश भाषा के अंदर रखे हैं, उन्होंने 8 ग्रंथ रखे हैं, वो मैंने पढ़ दिए। तो उनको, इन ग्रंथों को भी वो मान्यता दे चुके हैं और कहते हैं कि प्रमाणिक हैं, ये मिलते हैं, वास्तविक रूप से लिखे गए हैं। लेकिन निष्कर्ष यह है, पृथ्वीराज रासो को लेकर हिंदी साहित्य में सबसे अधिक चर्चा हुई। कोई इसको प्रमाणिक मानता है, कोई अर्ध प्रमाणिक मानता है, बिल्कुल ही कोई इसको अप्रमाणिक, मतलब बिल्कुल ही कहता है कि ये जाली ग्रंथ है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों, आदिकाल की रचनाओं की प्रमाणिकता संदेहास्पद है। अर्थात अधिक प्राचीन काल के साहित्य के विषय में ऐसा होना स्वाभाविक है। मतलब इतना प्राचीन है कि कब लिखा, किसने लिखा, ये बहुत ज़्यादा अप्रमाणिकता के संदेह में अभी भी साहित्य है। तो साथियों, ये पहली विशेषता है। ठीक है, विशेषता आप लिखते जाइए। अगली जो विशेषता उसको पढ़ेंगे, आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ वीडियो शुरू होते ही, कि जो भी राजा थे, उनके अधीन पलने वाले जो कवि, वो अपने राजाओं की अपनी काव्य में, रचनाओं में हमेशा अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से प्रशंसा किया करते थे। उस समय पढ़ते हैं, अभी क्या बोला जा रहा है, कि उस समय छोटे छोटे राजा परस्पर झगड़ते रहते थे। उनमें केंद्रीय शक्ति को हथियाने की होड़ लगी थी। इस प्रकार उनके आश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गान किया है, किंतु उनमें राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः अभाव रहा। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है साथियों, युद्ध के सुंदर एवं सजीव वर्णन। ठीक है, तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि युद्धों का वर्णन अक्सर कवि, लेखक इस काल के अपने रचनाओं में किया करते थे। तो इस काल की रचनाओं का मुख्य विषय वीर रस से संबंधित रहा है। ये भी याद कर लीजिए कौन सा रस ज़्यादा इसमें रहा है इस काल में, तो वीर रस रहा है। हालांकि श्रृंगार रस भी है। तो यही कारण है कि वीर रस के कारण रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहले काल को वीर गाथा काल भी कहा था। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं। कवियों ने युद्ध देखे हैं तथा युद्ध में हिस्सा भी लिया। परिणाम स्वरूप युद्ध वर्णन
सजीव तथा प्रभावी हैं। सेना की सजावट तथा युद्ध स्थल से संबंध अन्य बातों का बड़ा भव्य, मनोहर, सजीव और रोमहर्षक वर्णन पाया जाता है। आदिकाल के चर्चित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में अनेक लड़ाइयों का वर्णन पाया जाता है। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज रासो जिसको रामचंद्र शुक्ल खुद अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे विद्वान इसको प्रमाणिक भी मानते हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं। तो ये संदेह है अभी भी कि प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, वास्तविक है, अवास्तविक है। तो फिर भी बहुत सारे ग्रंथों में लड़ाइयों का जिक्र है। तो युद्ध के सुंदर एवं सजीव चित्र इस पे खींचे जाते हैं, मतलब अपनी रचनाओं में कवियों के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं साथियों। अगला जो अंक है साथियों हमारे पास है कि ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्राचुर्य। ठीक है, तो देखिए इस बात की ओर ध्यान देना है कि ऐतिहासिकता इसमें कम दिखाई जा रही है, बल्कि कल्पनात्मक रूप से काव्यों में वर्णन जो है युद्धों का वो ज़्यादा दिखाई दिया गया है। ठीक है, तो केवल युद्ध का वर्णन और राजाओं की प्रशंसा, मनोरंजन के लिए श्रृंगार का वर्णन यही अधिक मात्रा में लिखा गया है। प्रमाणितः ऐतिहासिकता की उपेक्षा हुई, और उपेक्षा मतलब ऐतिहासिकता को नज़रअंदाज कर दिया गया और काव्य में कल्पना, मनोरंजन की प्राचुर्य दिखाई दिया। ठीक है, मनोरंजन काव्यों में ज़्यादा दिखाई दिया कल्पना के माध्यम से, ताकि लोग इसे पढ़ें और राजाओं के शौर्य का गान गाएं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साथियों। जो अगला हमारे पास अंक है वो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की प्रवृत्ति अर्थात विशेषता। मैं पहले बोल चुका हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है इस काल में। क्या लिखा जा रहा है? आदिकाल में आश्रयदाता कवियों ने राजाओं की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर की है। जैसे जयचंद का वर्णन करते समय कवि लिखता है, प्याल पाल पलय दिगंत मंत हलय, अर्थात सेना के बोझ से दबकर पाताल पिलपला हो गया, दसों दिशाओं के मतवाले हाथी हिल गए। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? इस पंक्ति का अनुवाद देखिए तनिक। तो ठीक है, ये भी मतलब जो राजाओं ने जो कवि पाले हुए थे, ठीक है, जो आश्रयदाता कवि थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साथियों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या साथियों अगले अंक में देखते हैं जन जीवन की उपेक्षा। मतलब जो सामान्य जीवन था, जो सामान्य लोग थे, जनता जनार्दन जिसे हम कहते हैं, जो राजाओं के अंदर पला करती थी। ठीक है, तो उसकी उपेक्षा हुई, उनके हकों को, उनकी आवाज़ की नज़रअंदाज किया गया, उसको कोई स्थान नहीं दिया गया रचनाओं में इन कवियों के द्वारा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा जा रहा है कि आदिकालीन साहित्य में जन साधारण को अनुभूति का विषय नहीं बनाया गया। बौद्ध सिद्धों और नाथों ने जिस आदेश प्रधान और खंडन मंडन भरी वाणी का उपयोग किया, उसमें समाज की ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं था। चारण कवि साथियों में बार बार बात कर रहा हूँ, वही रासो ग्रंथ के जो कवि उनको चारण कवि कहा जाता है। ठीक है, चारण कवियों की विस्तार भरी अभिव्यक्ति में भी मूलतः राजा, सामंत, योद्धा और युद्ध ही वर्णीय विषय रहे। समाज की प्राय उपेक्षा हुई। चंद्रवरदाई ने कनौज की दासियों का वर्णन किया है, परंतु साथ ही कहीं कहीं उपमान रूप में ही सही जनसाधारण का जिक्र कवि करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये रही बात कि जन जीवन की ज़्यादा अपेक्षा की गई, नज़रअंदाज किया गया है। जो स्थान मिलना चाहिए था सामान्य जन को वो नहीं दिया गया, सिर्फ राजाओं को ही बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो साथियों राष्ट्रीयता अगला पक्ष है। अगला हमारा जो पॉइंट है साथियों, राष्ट्रीयता की सीमित परिधि। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता इस काल में देखने को मिली। अगर हम इस पहरे को ना पढ़ें तो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि आपने जयदेव का नाम सुना होगा। जयदेव, उन्होंने क्या किया था कि मोहम्मद गोरी, ठीक है, जिनका नाम है आता है पृथ्वीराज रासो की हत्या जिन्होंने की थी, तो मोहम्मद गोरी को अगर भारत बुलाया था हमले के लिए तो वो जयदेव थे। ठीक है, तो जयदेव ने क्या किया था कि उनको बुलाया और मतलब राष्ट्रीयता के विरुद्ध गए, मतलब जो देशद्रोही वाली बात थी। तो पृथ्वीराज शासन के अधीन जयदेव राजा आते थे, पता सामंत थे या कुछ थे, तो उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को माफ़ करेगा मोहम्मद गोरी को बुलाया था। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि गद्दी हथियाने के लिए कुछ लोग अपने ही जो राजाओं के विरुद्ध जो थे
वो विद्रोह कर दिया करते थे। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की सीमित परिधि भी इसमें देखने को मिलती है। तो पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है कि जो जिस राजा के जहाँ रहता था उस कवि ने उसी राजा के राज्य को राष्ट्र माना। युद्ध के लिए राष्ट्रीयता की जिस व्यापकता और प्रौढ़ता की आवश्यकता होती होती है उससे उसमें कवि की जो भूमिका हो सकती है आदिकाल में वह नहीं मिलती। खुमान रासों और परमाल रासों में इसी प्रकार की सीमित राष्ट्रीयता में देखने में मिलती है। संपूर्ण देश को राष्ट्र मानकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चिंता करने वाले कवि और योद्धा उस समय नहीं थे। इस काल में वीर गाथा श्रृंगार साहित्य लिखा गया, किंतु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले काव्य का अभाव रहा। आदिकालीन काव्य सीमित प्रदेश राज्य तक ही मर्यादित रहा। तो देख लें कि आदिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें सिर्फ उसी राजा की ही बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई, बल्कि ना कि पूरे देश की समस्या, जब देश की राष्ट्रीयता की कोई बात नहीं थी, बल्कि अपने राजा के प्रति ही ईमानदारी से लिखा जा रहा था। तो मैं बात कर रहा हूँ जयदेव की, तो उसने क्या किया था, वो मैंने पहले ही बताया कि मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया था कि आप जहाँ पर आओ और पृथ्वीराज रासो के साथ युद्ध करो। ठीक है, वो देशद्रोही का मामला, तो वो भी वहाँ पर देखें कि संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलती है। आगे साथियों, अगला पॉइंट हमारे पास है साथियों चारण काव्यों का महत्व। तो चारण काव्यों में भक्ति काल में मुखरित होने वाली चरित काव्य शैली और कविता शप्य की भीर काव्य शैली का मूल पाया जाता है। नए नए काव्य रूपों की उद्भावना एवं कवि चित्त की नवीन छंदों की ओर जाने वाली प्रवृत्ति को समझने के लिए चारण काव्य का अध्ययन आवश्यक है। चारण काव्य की शब्द पद्धति नवीन साहित्यिक मोड़ की सूचना देती है। तो चारण काव्य जो राजस्थान में जो राजा थे उस वक्त उन्होंने अपने अधीन जो कवि रखे हुए थे, तो वो क्या करते थे, अपने राजाओं की हमेशा प्रशंसा किया करते थे इन्हीं चारण काव्यों के रूप में। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है साथियों की शिल्पगत, जिसमें भाषा आ जाती है कि भाषा कैसी थी, मतलब इन अपनी रचनाओं को कवियों ने शिल्पगत कैसे किया, भाषा कैसी थी, अलंकार कैसे प्रयोग होते थे, रस कैसे थे। ठीक है, और क्या विषय थे उस वक्त के। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे थे। भाषा डिंगल और पिंगल आपने पढ़ा ही होगा, तो पढ़ते हैं भाषा के बारे में, कैसी भाषा थी। आदिकाल के साहित्य में भाषा के प्रयोग की कई प्रवृत्तियां देखने में आती हैं। विशेषतः डिंगल और पिंगल भाषाओं के प्रयोग इस काल में दिखाई देते हैं। डिंगल एक राजस्थानी भाषा है, याद होना चाहिए, जिसमें डिंगल कैसे बनी साथियों आपको पता होना चाहिए। जे अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मेल से बनी थी, और जो पिंगल है वो बनी थी ब्रज भाषा और अपभ्रंश के मेल से। ठीक है, तो डिंगल भाषा राजस्थानी भाषा है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो आदि चरण कवियों की ग्रंथों में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा साथियों ये वाली बात। ठीक है, खुमान रासो और पृथ्वीराज रासो दोनों ही राजस्थान के ग्रंथ हैं, इसलिए डिंगल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ। डिंगल की तरह पिंगल भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा के लिए किया जाता है। पृथ्वीराज रासो की एक प्रति जो लंदन में सुरक्षित है उसकी भाषा पिंगल हुई है। तो साथियों पिंगल में भी है पृथ्वीराज रासा, और डिंगल में भी है, और जो भारत में है वो डिंगल में है, जो लंदन में मिली है वो पिंगल में है। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं। साथियों थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं कि आदिकाल में खड़ी बोली के प्रयोग की रुचि भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं, और भारत में माना जाता है कि खड़ी बोली का सबसे पहला कवि अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ खड़ी बोली में ही हैं। आदिकाल में थोड़ा बहुत प्रयोग मैथिली भाषा का भी मिलता है। विद्यापति में अपनी पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी, और विद्यापति साथियों याद है ना आपको, मैथिल कोकिल विद्यापति। ठीक है, तो पदावली जो है उन्होंने जो लिखी है वो राधा कृष्ण के लिए, वो मैथिली भाषा में है। खड़ी बोली का एक उदाहरण जहाँ दृष्टव्य है, तो एक थाल मोसो भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चिरा और वहाँ थाली फिरे, जहाँ चारों वार आना था हरी। ठीक है, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक ना गिरे, जहाँ पर बात आकाश और उसके में तारों की बात हो रही है। ठीक है साथियों, ये तो पहेलियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो ये अमीर खुसरो की पहेली है। आगे बढ़ते हैं साथियों। छंद अलंकारों का प्रयोग हुआ, तो आदिकाल के कवियों की छंदों प्रयोग में एक विशेष अभिरुचि दिखाई देती है। इस काल में दोहा छंद का सबसे अधिक प्रयोग हुआ, याद रखिएगा। आदिकालीन कथा काव्यों में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद चौपाई है। दोहे और चौपाइयों का प्रयोग ढोला मारूरा दोहा में सबसे पहले देखने में मिलता है।
आता है। जैन ग्रंथों में चौपाई और दोहों का प्रयोग देखने में आता है। आदिकाल में छंद प्रयोग की दृष्टि से सबसे सशक्त रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट। साथियों, आज का हमारा इस विशेषता रूपी जो हम वीडियो बना रहे हैं, प्रवृत्तियों रूपी वीडियो, जो कि आदिकाल से संबंधित है, इसमें सबसे अंतिम पॉइंट आता है आदिकाल कविता, आदिकालीन कविता और शब्द शक्ति। इसमें कैसी थी शब्द शक्ति? वही अविदा, लक्षण, व्यंजना, जिसमें बात की जाती है। ठीक है, आदिकालीन कविता के अंतर्गत काव्य की विविध धाराएं प्रचलित थीं। सिद्ध तथा नाथ पंथियों ने अपनी कविता में गहरी तंत्र साधना के साथ उपदेशात्मक सूक्तियों का भी प्रयोग किया। कई स्थानों पर उनकी भाषा अविधापूर्ण बनी। हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहाँ देहुरा न मसीत। तो जहाँ आसानी से बात स्पष्ट होती है कि जोगी की साधना मंदिर मस्जिद के परे की चीज़ है। इसी प्रकार चरण काव्य में भी जहाँ युद्धों का सजीव वर्णन है, राजाओं की विरुद्धावली का स्तवन है, वहाँ भी भाषा अविधात्मक बनी हुई है। साथियों, शब्द शक्ति पर हम अलग से वीडियो लाएंगे आपके लिए, क्योंकि शब्द शक्ति जिसमें अविदा, लक्षण, व्यंजना की बात की जाती है। अविदा, लक्षण, व्यंजना जिसमें सीधी बात कर दी जाती है, लक्षण में थोड़ी घुमाकर, और व्यंजना में थोड़ी व्यंग रूप से घुमा फिरा कर बात की जाती है, ताकि पता सामने वाला को पता सिर्फ संकेत से मिल जाए। तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाएंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये तो पॉइंट था कि शब्द शक्तियों का में अविधापूर्ण जो शब्द शक्ति है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुई, जो याद रखिएगा। तो ये आपकी वीडियो के कुछ अंश मैंने आपके सामने रखे हैं। 13-14 विशेषताएं मैंने आपको बताई। साथियों, ज़रूर इस वीडियो को और शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।